हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम इंडियन ज्योग्राफी भारत के भूगोल हम पढ़ रहे थे, जिसमें 165 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था। तो आज हम 166वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, व्यापम वगैरह कोई भी एग्ज़ाम ले लें, और आपको जो सिलेबस में आपको इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब करते हैं, बैंक वगैरह, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह का, तो लगभग सभी एग्जाम के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ यहाँ पे पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। सभी क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन का ये करके बोलते हैं। जितना भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया आपके लूसेंट से क्वेश्चन तैयार किया गया है। आप कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। आपको बाकी जो क्वेश्चन आपको कमी दे, मतलब आपको 100% में 80% क्वेश्चन आपसे यहाँ से कवर हो जाएगा। 20% क्वेश्चन जो आपके यहीं आते हैं, मतलब ये आपके बाहर से आते हैं। बाकी 80% जो क्वेश्चन जो आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो वो क्वेश्चन है आज का, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन, डेन्यूब, वोल्गा या एल्बे। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँ, मैं कल विश्व की जो प्रमुख नदियाँ हैं उसको भी कवर करा रहा हूँ। कल पहला पार्ट में अपलोड किया, तो उसको नहीं देख सकते हैं। विश्व की जो प्रमुख नदियाँ, ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ हम उस प्रमुख नदियों को देख रहे हैं विश्व के, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। साथ ही साथ मेंस वगैरह में भी आप लिखेंगे तो उसके लिए भी आपका काम आने वाला है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। याद रखिए, वोल्गा नदी, अगर इसका लेंथ देखेंगे, वोल्गा नदी का लेंथ ही आपका 3530 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और यूरोप के सबसे लंबी नदी इसको मानी जाती है वोल्गा नदी। साथ ही आपका कहाँ पे गिरती है? तो ये आपका कैस्पियन सागर में आपका ये यहाँ पे गिर जाती है। और ये आपका जो वोल्गा नदी है, आपका रूस का महत्वपूर्ण जल मार्ग भी है। ये आपका वोल्गा नदी, ये आपका जो आपका यूरोप के सबसे लंबी नदी, साथ ही रूस का महत्वपूर्ण जल मार्ग भी ये आपका कहा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कि आपका जो वल्टाई जो पहाड़ी है वल्टाई पर जो पहाड़ी है, जो कि यूरोप में स्थित है, तो वल्टाई पर्वत से ये आपका निकलती है और कैस्पियन सागर में आपका गिर जाती है। इसका जो लेंथ है आपका 3530 किलोमीटर इसका लेंथ है, लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। यहाँ पे राइन नदी, डेन्यूब नदी, येल्पा नदी, ये सभी आपके यूरोप के नदियाँ हैं। यहाँ पे पूछा गया यूरोप की जो सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बाकी विश्व के जो प्रमुख नदी है उसको भी मैं साथ में कवर करा रहा हूँ। मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो चट्टान के ऊपर जो मशरूम उगते हैं, इसका निर्माण किसका उदाहरण है? तो आप घर्षण के कारण, क्षरण, या आपका अपस्फीति के कारण, या घर्षण के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मशरूम चट्टान का निर्माण, ये आपका किसका उदाहरण है? तो आपका घर्षण का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। तो मशरूम चट्टान जो आपका जो घर से जो इसको रॉक पेस्टल भी इसको बोला जाता है। इसको मशरूम चट्टान या इसको रॉक यहाँ पे पेस्टल भी इसको बोला जाता है। इसको कहते हैं रॉक पेस्टल, जो कि प्राकृतिक रूप से आपका खास करके इसको पाई जाती है। और आपके चट्टान के जो नरम वाला जो स्थल, जो चट्टान के ऊपर जो नरम जो परत होती है, इसमें ही आपका ये जो मशरूम चट्टान आपको उगती है, मतलब नरम परत में ये आपका बैठती है। और घर्षण तब क्या घर्षण यहाँ पे जो कैसे होती है? तो घर्षण ये आपका तभी होती है जब जो आपका जो मरुस्थलीय जो देखे होंगे, जो रेत वगैरह में जो हवा जो रेत के जो कण को यहाँ पे साथ ही साथ इसमें उड़ाती है। तो इसी कारण मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? या फिर घर्षण का उदाहरण है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से जो पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण, या सबसे पुराना वलित पर्वत कोई सो है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो कौन जो पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, अरावली, एंडीज या रॉकीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली। याद रखिएगा। तो हमारे पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण आपका अरावली है। अरावली जो पर्वत है, जो कि भारत के सबसे इसको पुराना पर्वत कहा जाता है, अरावली। इसको याद रखिएगा। ये आपका पश्चिमी जो भाग है, राजस्थान में आपका स्थित है, एक पर्वतमाला है। तो ये आपके राजस्थान में
राजस्थान। तो राजस्थान में आपका पश्चिमी भाग में आपका स्थित पर्वतमाला है और आपके सबसे प्राचीनतम पर्वत की एक श्रेणी है। सबसे बहुत प्राचीन इस पर्वत इसको कहा जाता है। ये आपका किसका हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड, जो आपका गोंडवाना जो लैंड के अस्तित्व है। अरावली पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान में आपका स्थित एक पर्वतमाला है, जिसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इसके देखेंगे तो 1721 मीटर इसके अरावली पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जेट विमान उड़ाने के लिए कौन सी वायुमंडल परत आदर्श है? या जो जेट विमान वगैरह उड़ाने के लिए कौन सी वायुमंडल जो परत है आपका सबसे उपयुक्त होती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोला जाता है, इंग्लिश में याद रखिए समताप मंडल। समताप मंडल में एक विमान वगैरह उड़ाने के लिए सबसे वायुमंडलीय पर्वत इसको बेस्ट मानी जाती है। अगर देखेंगे समताप मंडल में इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी इसको बोला जाता है। ये आपका क्षोभ जो मंडल है सीमा के आपका खास ऊपर इसको पाई जाती है। आपका लगभग 16 से 40-50 किलोमीटर के ऊंचाई तक ये आपका विस्तार होता है, मतलब ये आपका विस्तार पाया जाता है। और इसके अंदर में आपका ओजोन परत आपका पाई जाती है। और इसी के बढ़ने से मतलब ऊपर जैसे बढ़ती जाती है उसके तापमान भी आपका चढ़ता जाता है, आपका लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। चलिए एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करूँ तो ये आपका जो वायुमंडल में 4 परत होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो इसी तरह आपका जो पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की बात करूँ तो ये आपका वायुमंडल के सबसे निचली परत है। याद रखिए क्षोभ मंडल जो है ये आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत इसको कहा जाता है। ये आपका समुद्र तल से देखेंगे तो समुद्र तल से आपका 40 किलोमीटर ऊपर में आपका फैला हुआ है। और ये आपके जितने भी जो सभी मौसम वगैरह जो आपके होती जो घटना होती है ये सभी आपके इस क्षोभ मंडल में होती है। और इस जो मौसमी जो घटना वगैरह इससे आपके सबसे निचली परत में आपका होता है। क्षोभ मंडल के जस्ट नीचे में आपका जिसमें मौसमी जो घटना वगैरह तो निचली परत में आपका पाई जाती है। अगर इसका तापमान टेम्परेचर देखेंगे तो 58 सेंटीग्रेड यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। तो इसको याद रखिएगा। तो जितने भी यहाँ पे जो सभी मौसमी जो घटना आपके किस में होती है तो क्षोभ मंडल में होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो ये थे आपका क्षोभ मंडल। यहाँ पे समताप मंडल तो बता चुका हूँ मैं समताप मंडल को। इसके बाद देखते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल ये आपका ये हमारे खास करके ये जो मध्य मंडल है तो ये आपके देखेंगे तो आपका जो हमारे ग्रह के ऊपर लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका फैला हुआ है मध्य मंडल। और मध्य मंडल में उल्का पिंड खास करके आपके देखे होंगे जलते रहता है, जो लाइट की तरह आपका जलते रहता है। तो मध्य मंडल में जो जितने भी उल्का पिंड वगैरह जलते रहते हैं। और इसी परत में सबसे ठंडा तापमान आपका पाई जाती है। कौन से परत में? मध्य मंडल में सबसे ठंडा तापमान इसको कहा जाता है। और इनका तापमान टेम्परेचर देखेंगे तो 90 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर होता है मध्य मंडल में, इसको याद रखिएगा। उसी तरह ये आपका इसके बाद देखते हैं आपका मध्य मंडल होगा। इसके बाद देखते हैं हम आयन मंडल। आयन मंडल अगर देखें इसको बाह्य मंडल भी इसको कहा जाता है। ये अब आपका लगभग 640 किलोमीटर के ऊंचाई पे आपका फैला होता है। और सूर्य के जो उच्च जो एक्सरे और यूवी जो विकिरण वगैरह ये आपका जो वायुमंडल में आपका अवशोषित होते हैं। लगभग कितना इसका टेम्परेचर होता है तो लगभग ये आपका 1480 ये आपका सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये आपका होता है। तो एक्सरे और यूवी विकिरण वगैरह जो वायुमंडल में ये आपका अवशोषित होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह आपका जो वायुमंडल है, जो बहिर्मंडल इसको बोला जाता है, ये आपका वायुमंडल में देखें तो आप लगभग 960 किलोमीटर के ऊंचाई आपका फैला होता है आसपास। टेम्परेचर देखेंगे तो लगभग 300 सेंटीग्रेड से आपका 300 सेंटीग्रेड से लेकर आपका 16 मतलब 16,500 या आपका लगभग
इसका टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड के बीच। और आपके इसमें देखेंगे तो केवल आपका जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम जैसे गैस इसमें पाई जाती है आपके बहिर्मंडल में। तो ये सभी जो आपके खास करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल में वह परत जो रेडियो संचार को संभव बना दी है, तो मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्मोस्फीयर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताया मैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो वायुमंडल के जो थर्मोस्फीयर जो वायुमंडल में वह परत हो जिसमें रेडियो संचार वगैरह संभव इसको बनाती, इसको आयनोस्फीयर के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसको आयनोस्फीयर भी कहा जाता है, इसको थर्मोस्फीयर इसको कहा जाता है। तो ये रेडियो संचार के लिए इसको खास करके इसको जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन ओर से जल से घिरा हुआ स्थल जो भाग क्या कहलाता है, तो प्रायद्वीपीय, खाड़ी या आपका जल डमरू मध्य या द्वीप कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो स्थल क्या कहलाता है, तो आपका प्रायद्वीपीय कहलाता है। याद रखिए प्रायद्वीपीय आपका पूरा रूप से आपका स्थल रूप है और अधिकांश जो भाग है आपका जल से आपका घिरा होता है, जिसको ही आपका प्रायद्वीपीय कहा जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? मैक्सिकन प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप या आपका बाल्कन प्रायद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय कौन सा है, तो ये आपका अरब प्रायद्वीपीय, जो कि ये आपका दक्षिणी हिस्से में आपका शामिल है। जैसे आपका कुवैत सिटी, मतलब दक्षिण जो हिस्से में कौन कौन से देश आते हैं, तो कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, ये जो देश खास करके इसमें शामिल है, जो आपके अरब प्रायद्वीपीय में आपका खास करके देश में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। तो फारस की खाड़ी, अरब सागर, यहाँ पे देखेंगे तो फारस की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर से चारों ओर से आपका जो प्रायद्वीपीय आपका जो आपके फैला हुआ है, मतलब चारों ओर से आपका घिरा हुआ है, जिसमें आपका अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर, ये चारों ओर से आपका घिरा हुआ है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीपीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित किस जल निकाय में स्थित है? तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह निम्नलिखित किस इस जल निकाय में स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लक्षद्वीप जो समूह आपका किस जल निकाय से में स्थित है, तो आपका अरब सागर में आपका स्थित है। और देखें तो इसको भारत में किस नाम से इसको जाना जाता है अरब सागर को, तो इसको सिंधु सागर, याद रखिएगा। तो इसको सिंधु सागर के नाम से इसको जाना जाता है। और हिंद महासागर का भी ये आपका हिस्सा है। अगर देखेंगे अरब सागर के 38 62 000, तो आपका जो अरब सागर, इसको अगर भारत में देखें तो इसको सिंधु सागर कहा जाता है, जो कि हिंद महासागर का आपका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो आपका सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, गंगा का या कृष्णा का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा जो नदी बेसिन आपका गंगा का बेसिन है, इसको याद रखिए। आपका जो दुनिया का देखेंगे, आपका जो गंगा बेसिन है ये आपका दुनिया की सबसे बड़ी नदी इसको प्रणालियों में से एक इसको माना जाता है। और ये आपका तिब्बत हो गया, नेपाल, भारत, बांग्लादेश में आपको लगभग फैला हुआ है। अगर देखेंगे इसका कैसे याद रखना है, इसको 1,999,000 ये आपका किलोमीटर में आपका फैला हुआ है आपका गंगा बेसिन। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ कहाँ फैला है? तिब्बत, नेपाल, भारत, बांग्लादेश में आपका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी जो कि एमपी में देखेंगे, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी इसको कहा जाता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मगिरी के पर्वत से, पूर्वी घाटी की ढलान से, सतपुड़ा से या आपका अमरकंटक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम आपके अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक जो है आपका एमपी में स्थित है, पर्यटन स्थल है, कहीं गए होंगे तो आप जानते होंगे।
तो अमरकंटक से ही आपका इसका उद्गम होता है। और इसको कहीं कहीं यहाँ पे जो लोगों के द्वारा इसको रेवा नदी भी कहा जाता है। अलग अलग जो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है तो ये रेवा नदी के नाम से भी जाना जाती है। ये आपके भारत में देखें तो पाँचवीं सबसे लंबी नदी इसको कही जाती है, 5वीं नंबर की। ये आपके अगर देखेंगे नर्मदा नदी कौन सी दिशा की ओर बहती है तो इसको याद रखिएगा, ये आपके पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। और ये आपका एमपी की तो खास सबसे बड़ी नदी इसको कही जाती है। और देखेंगे भारत में कौन कौन से स्टेट में बहती है, तो अगर देखेंगे तो आपका पहले इसको याद रखें, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश में बहती है, साथ ही साथ एमएच महाराष्ट्र, एमपी महाराष्ट्र और आपका गुजरात में। तो ये आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में आपका बहने वाली नदी है। अगर इसका तो लेंथ देखेंगे, लंबाई तो 1312 किलोमीटर इसका लेंथ है, लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य को भारत का शुगर टाउन कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शुगर टाउन इसको कहा जाता है, या भारत का चीनी का कटोरा के नाम से इसको उत्तर प्रदेश को जाना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। बाकी मैं डेली बेस पे करंट बस भी इसको अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं। तो भारत के चीनी का कटोरा इसको कहा जाता है, इसको शुगर टाउन भारत का कहा जाता है। तो ये सभी आपका खासकर अगर देखेंगे तो गन्ने का एक जो सर्वोच्च उत्पादक भी आपका उत्तर प्रदेश ही है। सबसे ज़्यादा उत्पादन आपके उत्तर प्रदेश में होता है, इसी के चलते इसको शुगर टाउन या शक्कर के आपके चीनी के कटोरा के नाम से इसको जाना जाता है। अगर देखेंगे ब्राज़ील के बाद जो भारत है, अगर विश्व में देखें तो ब्राज़ील के बाद जो आपका सेकेंड नंबर में भारत ही आपका सबसे ज़्यादा ही आपका उत्पादक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको गन्ने का सर्वोच्च उत्पादक आपका भारत में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप तो बुलंदशहर हो गए। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ आपका गन्ना सबसे ज़्यादा होता है? तो बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, ये सभी जो आपका जो ज़िला है आपके गन्ने के लिए खास कर इसको जानी जाती है। तो गन्ने ही से आपका शक्कर यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक आपको उत्तर प्रदेश है। विश्व में देखेंगे तो आपका ब्राज़ील पहले नंबर में है, ब्राज़ील के बाद आपका भारत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी भाग में खाली स्थान होते हैं। सिलिका, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम या निकल। तो इसका देखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका पृथ्वी के पपड़ी के ऊपरी भाग में आपका सिलिका पाई जाती है, और सिलिका और आपका एल्यूमिनियम एल से प्रदर्शित किया जाता है। तो पृथ्वी के जो पपड़ी के ऊपरी भाग को इसको सिलिका बोला जाता है और इसको एल्यूमिनियम इसमें पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिलिका और आपका एल्यूमिनियम यहाँ पे होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आपका आर्कटिक महासागर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर कौन सा हो जाएगा? तो अटलांटिक महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे, इसको अंध महासागर भी इसको बोला जाता है। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर दोनों आपका एक ही है। आपका यूरोप तथा जो अफ्रीका है, यूरोप और आपका जो अफ्रीका महाद्वीप को आपका पृथक करती है, अलग करती है। ये आपका जगह देखेंगे, इसका क्षेत्रफल और विस्तार में आपका दुनिया का, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे और विस्तार में देखेंगे तो दुनिया का दूसरे नंबर का आपका महासागर ये आपका आता है अटलांटिक महासागर। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाह्य हिमालय को और किस नाम से इसको जाना जाता है? जो हमारे बाह्य हिमालय है और इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री, हिमाचल, सह्याद्री या शिवालिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो वो आपका जो बाह्य जो हिमालय है इसको शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है। और ये आपके जो बाहरी पर्वतमाला के नाम से इसको जाना जाता है। और आपके खासकर देखेंगे तो आपका जो शिवालिक पर्वत है आपका सिक्किम राज्य के जो पूर्वोत्तर भारत में तीस्ता नदी से लेकर आपका नेपाल तक आपका फैला हुआ है शिवालिक। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा, पायरोनोमीटर मापने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? भूकंप की तीव्रता, आर्द्रता, हवा की गति या सूर्य ताप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य ताप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पायरोनोमीटर जो मापने के लिए किसका प्रयोग, मतलब कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सूर्य ताप, खास करके पायरोनोमीटर में मापने के लिए प्रयोग किया जाना उपकरण आपके सूर्य के ताप को इसको मापा जाता है।
तो इसको याद रखिएगा। तो सूर्य ताप यहाँ पे बिना छुए यहाँ पे मापन इसमें कर सकते हैं। तो ऐसे उपकरण जो वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ पे तैयार किया गया है। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथ ही साथ में विश्व की जो प्रमुख नदियां इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया हूं, तो उसको जाके देख लीजिएगा। सभी एग्जाम चाहे मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी साथ ही साथ काम आने वाला है। लास्ट में इस पर PDF शेयर कर दूँगा, तो उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन में यही तक। थैंक यू।